हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। हम इसका ग भाग कर रहे हैं जो कि है संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्थान प्रबंधन यानी स्पेस मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्थान नियोजन के सिद्धांत, हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स की, जिससे हम अपनी रूटीन लाइफ में भी हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से नियोजित कर सकें, जो भी स्थान है उसको अच्छे से प्रयोग कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए उसकी योजना बनाना जरूरी है। इष्टतम उपयोग यानी उसका पूरा अच्छी तरह से हम प्रयोग कर लें, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है उसकी प्लानिंग करना यानी योजना बनाना। घर में कार्य क्षेत्र की डिज़ाइन तैयार करने के समय कुछ सिद्धांत ध्यान में लिए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, हम कोई घर खरीद रहे हैं या घर बनवा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसका डिज़ाइन तैयार करना होता है, राइट। तो उस डिज़ाइन को तैयार करने के समय कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे स्वरूप से आशय क्या है, भवन की बाहरी दीवारों में दरवाज़ों और खिड़कियों की व्यवस्था। यानी हमारा जो घर है उसको हम जब बाहर से देख रहे हैं तो उसमें जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, उसकी व्यवस्था, जिसमें उससे रहने वाले प्राकृतिक देन यानी धूप, हवा और दृश्य आदि का आनंद उठा सकें। एक ऐसा घर जिसमें कोई भी खिड़की नहीं है या खिड़कियां हैं भी तो ऐसी हैं जिनसे ना हवा आ रही है, ना रोशनी आ रही है, ना धूप आ रही है, बल्कि धूल मिट्टी ज़्यादा आ रही है, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो हमारा जो घर है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम धूप का लाभ उठा सकें, चाहे दरवाजे से या खिड़की के माध्यम से, प्राकृतिक हवा का हम लाभ उठा सकें, बाहर के कुछ दृश्य हम देख सकें अगर हम घर में बोर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए हम हर वक्त 24 घंटे लाइट नहीं जला कर रख सकते, ठीक है। इसलिए देखिए, मजबूरी है तब अलग बात है, लेकिन घर में खिड़की और दरवाज़ों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घर में रोशनी दिन के समय आती रहे, हवा दिन के समय आती रहे, घुटन हमें महसूस नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड नंबर पे प्रभाव यानी कि प्रभाव सही अर्थ में वह छाप है जो घर को बाहर से देखने वाले व्यक्ति पर पड़ सकता है। देखिए, कोई भी जो घर होता है हम उसके अंदर एंटर बाद में करते हैं, पहले हम बाहर से ही देखते हैं, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। तो उसके लिए प्राकृतिक सौंदर्य का सही इस्तेमाल करना है हमें, दरवाज़ों और खिड़कियों की सही स्थिति और अप्रिय दृश्यों को ढक कर मनोहर आकृति प्राप्त करने का उद्यम शामिल है। यानी कि घर हमारा ऐसा होना चाहिए, जो विंडोज़ हैं उनका जो पर्पज़ है वो सॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमने दरवाजे और खिड़कियाँ ऐसे बना दी कि बाहर से जो लोग हैं वो आसानी से हमें पूरा दिन देख रहे हैं, हमारी जो प्राइवेसी है वो भंग हो रही है, हम बाहर वालों को नहीं देख पा रहे हैं, या फिर हमारे घर की जो अप्रिय वस्तुएं हैं उनको हमने नहीं ढका है, वो दिख रही हैं। तो हमें क्या करना है कि दरवाज़ों और खिड़कियों की स्थिति सही होनी चाहिए। हम इसके लिए कर्टन्स का यूज़ कर सकते हैं और अप्रिय दृश्यों को ढकना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों का, पोस्टर्स का, पेंटिंग का, लताओं का, बेलों का इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा मेन गेट अगर ऐसा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी जालियां लगी हुई हैं, है ना, घर के अंदर के कुछ अप्रिय दृश्य दिख रहे हैं, तो हम उस पर प्लास्टिक शीट्स लगा सकते हैं, बेलों का प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक की या नेचुरल जो बेल आती हैं, लताएं, पेड़ पौधे, गमले, इनका प्रयोग करके हम अप्रिय दृश्यों को ढक सकते हैं। हम कर्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग सुंदर सुंदर चित्र आते हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है एकांतता, जिसे हम कहते हैं प्राइवेसी। अब देखिए, हमारा जो घर है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है प्राइवेसी, इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। प्राइवेसी भी देखिए दो तरह की है कि दो पहलुओं पर इसमें विचार करना होता है, भीतरी एकांतता और बाहरी एकांतता, है ना। अब एक्सटर्नल और इंटरनल प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं। भीतरी एकांतता से हमारा क्या आशय है, एक कमरे से दूसरे कमरे की एकांतता को हम क्या कहते हैं, भीतरी एकांतता। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रूम्स का गेट एक ही होता है, यानी कि अगर हमें दूसरे रूम में जाना है तो पहले रूम के अंदर से होकर जाना पड़ेगा। इससे क्या होता है, दोनों ही रूम की जो प्राइवेसी है वो मेंटेन नहीं रहती है। तो रूम्स ऐसे होने चाहिए कि जो दो अगर रूम्स हैं
तो दोनों ही प्रयोग करने वालों की एकांतता भंग ना हो। दूसरा, घर में कमरों की स्थिति, दरवाजों की स्थिति, छोटे गलियारे या लॉबी की व्यवस्था आदि के सुविचारित नियोजन द्वारा यह स्थिति बनाई जाती है। कई बार क्या होता है, डोर्स और विंडोज़ इस तरह से होती हैं, यानी दो रूम्स के बीच में एक विंडो बनी हुई है जिससे दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि कमरे इस तरह से बने हुए हों, जैसे स्टडी रूम के जस्ट पास किचन है, अब किचन में बार बार आवाज़ें आ रही हैं तो पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। या फिर गेस्ट रूम के बिल्कुल बाहर स्टडी रूम बना हुआ है तो बार बार जो गेस्ट आ रहे हैं उससे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो दरवाज़ों की स्थिति या छोटे गलियारे या लॉबी की व्यवस्था करके हम सुविचारित नियोजन द्वारा इस स्थिति को बना सकते हैं। स्क्रीन तथा पर्दे लगाकर भी भीतरी एकांतता बनाई जा सकती है। अब भीतरी एकांतता से क्या आशय है कि हमें कहीं पर किसी चीज़ को छुपाना है, हम पर्दों का प्रयोग कर सकते हैं, स्क्रीन्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और बड़े परिवार वाले घरों में स्त्रियों की एकांतता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके लिए बैठने का अलग क्षेत्र उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, आजकल ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन पहले क्या होता था, जहाँ बहुत बड़ी फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते थे और घूंघट प्रथा भी चलती थी। और आज भी कुछ घरों में ऐसा होता है। तो वहाँ क्या होता है, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनकी प्राइवेसी के लिए एक अलग बैठने की जगह निर्धारित की जाती है जहाँ पर वो अलग से एक साथ बैठ सकें। अब हम बात कर रहे हैं बाहरी एकांतता। अब बाहरी एकांतता का हमारा क्या आशय, तो हमने बात की घर के अंदर की। अब हम बात कर रहे हैं कि पड़ोसी के जो घर हैं, सार्वजनिक सड़क हैं या उपमार्गों से घर के सभी भागों की एकांतता। कई बार हम घर में कुछ भी काम कर रहे हैं तो सड़क से या हमारे घर के बाहर से कोई गुजर रहा है या जो पड़ोसी है उनको सब दिखाई दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो ये प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब इस प्राइवेसी को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सुविचारित नियोजन द्वारा प्रवेश द्वार बनाया जाता है। यानी हमारा प्रवेश द्वार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाहर से खड़े हैं, घर के अंदर का सारा दृश्य दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा है भी तो हम कोई शेड यूज़ करके, पेड़ यूज़ करके, लताओं को यूज़ करके इसको ढक सकते हैं। देखिए, इस घर का आपके सामने एक सुंदर सा उदाहरण दिया हुआ है कि ये चारों तरफ जालियां लगी हुई हैं, लेकिन इसे बहुत सुंदर सुंदर लताओं से, बेलों से, पेड़ पौधों से ढक दिया गया है, जिससे ये सुंदर भी दिखाई दे रहा है और प्राइवेसी भी मेंटेन है। कई बार हम खिड़कियां ऐसी ले लेते हैं जिनसे बाहर से अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम उसके लिए कर्टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाकर हम घर के बाहरी एकांतता को और भीतरी एकांतता, एक्सटर्नल प्राइवेसी और इंटरनल प्राइवेसी, दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद है कमरे की स्थिति। इसका आशय कमरों के एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध से है। यानी कि किसी भी घर में जो भोजन क्षेत्र है वो रसोई के निकट होना चाहिए, शौचालय है वो रसोई से दूर होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। जब घर में रूम्स बनाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है हमने डाइनिंग रूम तो बना लिया बहुत सोच समझ के कि अरे वाह ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर बैठकर भोजन कर दिया जाएगा, लेकिन हमने ये दिमाग नहीं लगाया किचन बहुत दूर है, डाइनिंग रूम उससे बहुत दूर है। अब खाना सर्व करने के लिए, कुछ लेने के लिए हमें बार बार मेहनत करनी पड़ रही है। तो अगर हमारे घर में डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग रूम है, तो वो कहाँ होना चाहिए, किचन के बिल्कुल पास में। बाथरूम किचन से दूर होना चाहिए ताकि अगर कोई स्मेल आ रही है, कोई भी है, प्रॉपर हम हाइजीन को मेंटेन कर सकें। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है घर बनाते समय, घर खरीदते समय। खुलापन यानी कि रूमीनेस, अब यह रहने वालों को कमरे के खुलेपन का आभास देता है। यानी कि हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बहुत बड़े बड़े खुले खुले कमरे बनाने हैं। हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है उसका हमें पूरी तरह से उपयोग करना है। यानी किचन में हमने खूब सारी अलमारियां बनवा दी ताकि हमें जो सामान है, बर्तन है, वो फर्श पे नहीं रखने पड़े, ठीक है। अब दीवारों में हमने जो अलमारियां बनवाई हैं, शेल्फ बनवाए हैं, हम भंडारण क्षेत्र बना सकते हैं ताकि जो स्पेस है, फिर चाहे वो रूम का फर्श है या किचन का फर्श है, उसे हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने किचन में या रूम में अलमीराज और शेल्फ्स बनवा लिए हैं। अब सारा सामान हमारा अलमीराज में है। अब हम उस जगह पर छोटा सोफ़ा रख सकते हैं, चेयर रख सकते हैं, आने जाने के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो खुला खुला प्रतीत होता है।
इसके अतिरिक्त कमरे के आकार और आकृति, फर्नीचर की व्यवस्था और प्रयुक्त रंग योजना का भी उसके खुलेपन पर प्रभाव पड़ता है। कमरे के आकार और आकृति से हमारा क्या आशय है? कई बार दो रूम्स हैं, दोनों का स्पेस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनकी जो आकृति होती है वो एक रूम तो ऐसा है जो खुलेपन का एहसास दिला रहा है और दूसरा रूम ऐसा लग रहा है बहुत छोटा है, भरा भरा है, हमने उसमें फर्नीचर इस तरह का रख लिया है जो हमें आते जाते बार बार चोट लग रही है, या वो हमारे अड़ रहा है, या हमें कहीं से घूम के आना पड़ रहा है, ठीक है, या हमने उसमें कलर स्कीम ऐसे यूज़ कर ली है कि वो हमें खुला खुला लगने की बजाय बहुत छोटा छोटा लग रहा है। जो डार्क रूम्स होते हैं वो छोटे रूम का एहसास दिलाते हैं और जो लाइट कलर्स अगर हमने यूज़ कर लिए हैं रूम में तो हमें ऐसा लगता है जैसे कमरा खुला खुला और बड़ा बड़ा है। सही अनुपात वाला आयताकार कमरा उसी आयाम के वर्गाकार कमरे की अपेक्षा अधिक खुला दिखाई देता है। हमारे पास दो रूम है, एक आयताकार है और एक हमारा रूम है वो वर्गाकार है, तो ये जो कमरा है ये हमें अधिक खुला खुला दिखाई देगा बजाय इस कमरे के, ठीक है। गहरे रंगों की अपेक्षा अगर हम हल्के रंग प्रयोग करते हैं तो भी हमें कमरा बड़ा लगता है और खुला खुला आभास देता है। अब हमें ये आभास लेना क्यों है? छोटा कमरे का आभास भी चल जाएगा? नहीं, क्योंकि जहाँ पर हमें खुलेपन का एहसास होता है वहाँ हमें काम करना, हमें रिलैक्स करना अच्छा लगता है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं, हमारा दम नहीं घुटता, वहाँ पे हम सफोकेशन फील नहीं करते हैं। उसके बाद है फर्नीचर की आवश्यकताएं। कमरों की योजना बनाते समय वहाँ रखे जाने वाले फर्नीचर पर भी विचार किया जाना चाहिए। भवन में हर कमरे का उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम रूम में या किसी भी स्पेस में अनवांटेड फर्नीचर रख देते हैं, यानी ऐसा फर्नीचर जो केवल देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमें एक दिन या दो दिन तो वो देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन रूटीन में हमें काम करने में जब प्रॉब्लम हो रही है, आने जाने में जब प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि इस अनवांटेड फर्नीचर को हटा दिया जाए। इसलिए हमें ऐसा ही फर्नीचर रखना है जो देखने के साथ साथ काम का भी हो। ध्यान रहे कि केवल अपेक्षित फर्नीचर ही रखा जाए। फर्नीचर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि चलने फिरने के लिए खुली जगह उपलब्ध रहे। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कई बार फर्नीचर के लिए हमें बार बार घूम कर जाना पड़ता है, या फर्नीचर की वजह से हमें आते जाते उसका कोना लग रहा है, उसकी चोट लग रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। ये एक ब्लैंक रूम है जिसमें फर्नीचर नहीं है। यहाँ हमने फर्नीचर को प्रॉपर्ली मैनेज कर दिया है तो रूम खुला और सुंदर दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं स्वच्छता की, यानी हाइजीन की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कितना भी सुंदर घर हो, कितना भी काम का हो, कितना भी प्यारा लग रहा हो, खुला हो, बड़ा हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, लेकिन अगर उसमें स्वच्छता, हाइजीन, सैनिटेशन मेंटेन नहीं है तो हम पूरा दिन बीमार रहते हैं और वो हमारे किसी काम का नहीं होता। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वच्छता का आशय क्या है? मकान में भरपूर रोशनी, यानी भरपूर रोशनी से आशय मेरा ये नहीं है आपने बहुत सारी लाइटें लगवा दी। भरपूर रोशनी से आशय है कि नेचुरल लाइट ज़रूर आनी चाहिए घर में, ठीक है, नेचुरल एयर आनी चाहिए, सफाई और स्वच्छता की सुविधाएं भी होनी चाहिए। अब रोशनी का दोहरा महत्व है। पहला तो ये प्रकाश दे रही है, ठीक है, दूसरा स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में भी मदद कर रही है। हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन अगर पूरा दिन हमारे घर में सनलाइट नहीं आ रही और केवल लाइट्स चल रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइट्स चल रही हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है। किसी भी भवन में रोशनी प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से उपलब्ध कराई जा सकती है। अब हमारी पहली कोशिश क्या रहती है कि नेचुरल लाइट होनी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ऐसा स्पेस है या ऐसी कुछ मजबूरियां हैं, उसके बाद हम आर्टिफिशियल सोर्सेस का यूज़ करते हैं। खिड़कियां, बल्ब, ट्यूबलाइट रोशनी के कुछ महत्वपूर्ण साधन हैं। अब हम बात कर रहे हैं वायु संचार यानी कि वेंटिलेशन की। इससे भवन में सारा कुछ खुशनुमा लगता है। बिल्कुल ठीक बात है, जहाँ पर एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन होता है वहाँ पर ऐसा लगता है चारों तरफ हैप्पीनेस है, खुशनुमा माहौल लगता है, दम नहीं घुटता है ना। और कमरे में आरामदायक वातावरण को प्रभावित करने का ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब वेंटिलेशन के लिए हम दो तरह की स्कीम अपना सकते हैं। कैसे? या तो खिड़कियाँ हों, दरवाजे हों, रोशनदान हों, उनको इस प्रकार बनवाया जाता है कि
ज़्यादा से ज़्यादा हवा का आवागमन हो सके। हम क्रॉस वेंटिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेशन में क्या होता है कि अगर खिड़कियां एक दूसरे के आमने सामने होती हैं तो हवा का जो आवागमन है वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर हम नेचुरल तरीके नहीं यूज़ कर पा रहे तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन भी लगवा सकते हैं। ठीक है, अगर हवा का आवागमन नेचुरल नहीं है या किसी कारण से विंडो का वो स्पेस अवेलेबल नहीं हो पा रहा, लेकिन वेंटिलेशन है बहुत ज़रूरी, फिर चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। आर्टिफिशियल में हमने एग्जॉस्ट फैन लगवा लिया है जिससे क्या होगा, प्रॉपर एयर का वेंटिलेशन होता रहता है। लेकिन अगर घर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है तो इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्वच्छ वायु की कमी से हेडेक रह सकता है, हमें अनिद्रा रहती है, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता रहती है, हम डिप्रेशन में आ सकते हैं, हमारा काम करने में मन नहीं लगता, हमें ढंग से नींद नहीं आती है, हमें ऐसा लगता है हर वक्त सिर भारी है या हम तनाव में हैं। वो किसकी वजह से होता है, अगर घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। तो उसके बाद बात आ रही है सफाई और स्वच्छता सुविधाएं। भवन की सामान्य सफाई और रख रखाव उसमें रहने वालों का उत्तरदायित्व होता है। फिर भी योजना में सफाई की सुविधा और धूल को रोकने के प्रावधान जरूरी हैं। यानी जहां हम रह रहे हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस जगह को कितना साफ़ सुथरा रख रहे हैं। घर में डेली झाड़ू पोछा डस्टिंग होनी चाहिए, चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे भवन में स्नानागार और शौचालयों का प्रावधान भी स्वच्छता सुविधाओं में शामिल है। हमें खुले में कभी शौच नहीं जाना चाहिए, ये बात हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बाथरूम और टॉयलेट्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वो डेली साफ़ भी होने चाहिए। हमने सुंदर सा बाथरूम सुंदर सा टॉयलेट बनवा लिया लेकिन उसमें साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है, देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन हम हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, उसको डेली साफ़ नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या नुकसान होगा, हमारी हेल्थ पर उसका असर होगा और हम बीमार रहेंगे। राइट, ग्रामीण घरों में शौचालय और स्नानागार अलग अलग यूनिट के रूप में बनाए जाते हैं जो प्राय घर के पिछवाड़े या आगे या अन्य कमरों से दूर होते हैं ताकि सफाई बनी रहे। देखिए शहरी एरिया में तो क्या होता है, जो टॉयलेट है और बाथरूम है वो एक साथ होते हैं और रूम में ही समटाइम्स अटैच होते हैं, समटाइम्स अलग होते हैं। लेकिन जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, जो शौचालय है और स्नानागार यानी बाथरूम और जो टॉयलेट हैं वो अलग अलग यूनिट्स में होते हैं और या तो घर के बिल्कुल पीछे की तरफ होते हैं या आगे की तरफ होते हैं और अन्य कमरों से दूर होते हैं, शहरी क्षेत्र की तरह अटैच रूम में नहीं होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वायु का परिसंचरण। कमरा दर कमरा भी वायु परिसंचरण संभव होना चाहिए। उत्तम परिसंचरण का अर्थ है कि घर के प्रत्येक कमरे का स्वतंत्र प्रवेश द्वार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 रूम्स के लिए एक ही द्वार है, उसी में से उसकी एंट्री हो रही है, उसी में से उसकी एंट्री हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे सदस्यों की प्राइवेसी भी बनी रहती है। ये देखिए एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर डिज़ाइनिंग भी दिख रही है हमें, इसमें देखने में भी सुंदर लग रहा है और सारी सुविधाओं से भी ये युक्त है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल बातों की कि स्थान की योजना बनाते समय कुछ व्यवहारिक बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। केवल हमें सुंदरता का, खुलेपन का, एहसास का, ये सारी चीज़ें तो ध्यान रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ संरचना की मजबूती और स्थिरता। हमारा घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी सी बारिश पड़ी और हमारी छत टपक रही है, थोड़ी सी आंधी आई और दीवारें हिलने लग गई। ठीक है, हमें मजबूती का और संरचना का भी ध्यान रखना है। परिवार के लिए सुविधा होनी चाहिए, आराम, सरलता, सौंदर्य और भविष्य में विस्तार का प्रावधान। देखिए भविष्य में विस्तार का प्रावधान से यहाँ पर क्या आशय है कि कई बार क्या होता है, हमारे पास स्पेस अवेलेबल होता है तो उस स्पेस को हमें इस तरह से यूज़ करना है कि कभी भी भविष्य में वहाँ पर कोई कमरा या कोई गार्डन या कुछ भी बनवाना है तो उसको उपयोग में लिया जा सके, इसका भी हमें ध्यान रखना है। आराम और सरलता से हमारा क्या आशय है, घर हमारा बहुत सुंदर है, फर्नीचर बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसमें प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो सकते, आराम नहीं कर सकते, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। किफ़ायत के लिए कमज़ोर संरचना नहीं बनानी चाहिए। हमने ये सोच लिया कम पैसे खर्च हो रहे हैं, हमने घटिया ईंटें खरीद ली, घटिया सीमेंट, घटिया बजरिया, इस तरह का हमने काम कर लिया, तो हमें इस तरह का ध्यान रखना है कि किफ़ायत के लिए हमें कमज़ोर संरचना नहीं बनानी है। अगला हम लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं रमणीयता यानी कि एलिगेंस। योजना के सामान्य विन्यास द्वारा रमणीयता पैदा की जाती है। मितव्ययता पर समझौता किए बिना
स्थान की योजना सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए, यानी हमें अपनी इनकम का, पॉकेट का, पैसे का भी ध्यान रखना है। उपयुक्त सिद्धांतों पर अगर विचार किया जाए तो वे स्थान के नियोजन और प्रबंधन में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये था हमारा स्थान प्रबंधन और उसके सिद्धांत। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर्स की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।